और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जिहादी अभियान है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो इस्लामिक सोच है, जो विचारधारा है कि गैर मुसलमानों को मार दो, गुलाम बना लो, उन्हें इस धरती पर रहने का हक नहीं है। और ये सभी देशों में उन्होंने लीबिया का, इराक का, सीरिया का उदाहरण दिया कि जहां पर जो गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए, बांग्लादेश में कम होते चले गए। सवाल यही है तो कि इस्लामिक जिहाद का फिर इलाज करना पड़ेगा किसी देश में। बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर किसी देश का मसला फिर नहीं है क्या? और इस्लामिक जिहाद के चक्कर में बांग्लादेश भी अब बर्बाद होने जा रहा है क्या? 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हैं, डॉक्टर शरद कोहली हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, हिमांशु भट्ट जी हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये तुलसी गबार्ड का बयान हमने इसलिए चलाया, सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंडिंग में भी है, लोग सुन रहे हैं, और उन्होंने जो उस समय कहा वही एक तरह से सच्चाई है। हम बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस और तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दरअसल एक सोच इस्लामिक जिहाद वाली है जो लगातार चलती आ रही है। आप जगह बदलते रहें। इस्लामिक जिहाद ये आज का फिनोमिनन नहीं है, और तुलसी गबार्ड जी बराबर समझ गई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया था 2021 में, इस्लामिक आइडियोलॉजी को जब तक आप मूल से नष्ट नहीं करोगे, डिफीट नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा। बांग्लादेश के अंदर ये जो हो रहा है, ये सीधी सी बात है भैया। देखिए, जब तक हसीना वहां पर थी तब तक वो दब के रहा था, वो नरम थे। जब से वो गई है तब से इसमें उबाल आया है, और वो आएगा। मैं देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि वो कहेंगे कि हम इस्लामिक जिहाद करेंगे। वो कहते हैं कि बंग बंधु का फोटो उनकी करेंसी नोट पे हम नहीं रहने देंगे अभी, शेख मुजीब रहमान। वो कहते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर शब्द को निकाल देंगे। वो करेंगे अपना काम, हमें सामने अपना काम करना पड़ेगा, और वो काम होगा हिंदू देश स्थापित करके। देखिए, मैं एक विचार बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, पिछले दिनों हिंदुओं पर हो रहे प्रताड़न की बहुत बातें कर रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि भारत का जो वो 20 किलोमीटर का चिकन नेक है, वो 50 किलोमीटर का हो सकता है? हिंदू देश जब वो बोल रहे हैं ना, आज ही निवेदन आया है बांग्लादेश के एक वरिष्ठ नागरिक का कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी, उल्टा चोर कुटवाल को गले, और वो बता रहे हैं, उनका नाम है नकवी जी, वो बता रहे हैं कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी तो हम पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा छीन लेंगे। वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये इस्लामिस्ट जो है वो कट्टरपंथी। जिस चिकन तो नेक हम की आप सोचेंगे, बिल्कुल जिस चिकन नेक का जिक्र कर रहे हैं, हाँ उस चिकन नेक को दिखाना भी जरूरी है। मैं यहां पर मैप के जरिए दिखाता हूं एक हाँ, बार फिर दिखा से। दीजिए, दिखा दीजिए। चिकन नेक को मैप के जरिए भी हम दिखाएंगे और बताएंगे जो 20-22 किलोमीटर है वो, और जाहिर है वो उस पर भी नजर है। हाँ, लेकिन उस पर नजर है, और मजे की बात यह है, उनके बाजू में जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ, भारत आराम से ले सकता है, भारत बहुत आराम से ले सकता है उसको। लेकिन सवाल फिर और अनुज जो ये माथुर, ठीक है चिकन सर, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। अनुज माथुर जी, जी इस्लामिक जी। जिहाद वाली सोच तो है, और इस्लामिक जिहाद वाली सोच कितनी खतरनाक है। एक तरफ पाकिस्तान से हम देख ही रहे हैं, वहां कोई सरकार नाम की चीज हम नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस्लामिक जिहाद की सोच रखने वाले आतंकी हैं और आईएसआई में बैठे लोग हैं जिसका गठजोड़ है। मोहरे चेहरे, शहबाज मान लीजिए, इमरान खान मान लीजिए, मुशर्रफ मान लीजिए, नवाज शरीफ मान लीजिए, तो बांग्लादेश भी कुछ वैसा ही अब हो गया है इसका मतलब। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से खतरा, और यहां तो चिकन नेक वाला मामला है। देखिए देखिए सुमित, मैं एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं। हम लोग बात कर रहे हैं चिकन स्नेक की, ये इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसी चिकन स्नेक को कुछ आर्मी थिंकर्स रेजर्स एज कहते हैं। और रेजर्स एज इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आओ, गर्दन रखोगे तो गर्दन काट ली जाएगी। तो ये बात मैं सुमित जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं बिल्कुल क्लियर, कि ये जो चिकन स्नेक है, इसको बांग्लादेश आज 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद भी नहीं ले सकता, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी युद्ध का या किसी भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप का मुख्य मुद्दा जो होता है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, डेवलपमेंट होता है।
बांग्लादेश एक अच्छी डेवलपमेंट की राह पे चल रहा था। कुछ मायनों में, कुछ पैरामीटर्स में बांग्लादेश शायद भारत से भी बेहतर कर रहा था। आप लंदन जाइए, यूएस जाइए, वहां पर आपको हर दुकान पे मेड इन बांग्लादेश सामान मिल जाएगा। अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये जो अत्याचार आप हिंदुओं पर देख रहे हैं, इसका व्यापक असर पूरी उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका व्यापक असर पूरे बांग्लादेश के ऊपर पड़ रहा है। और अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप नक्शा देखिए, ज्योग्राफी देखिए, 4000 से ज्यादा किलोमीटर का इंडिया के साथ उनका बॉर्डर है, भारत के साथ, और चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। उनकी क्या मजाल है कि वो भारत से कोई ऐसा युद्ध करने का सोच भी सकते हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों। बात अब ये है, ये बात रेडिकल इस्लाम की है, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात जमात इस्लामी की है। ये जमात वही है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान के तरफ से और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में इसमें अपना काम करने की कोशिश करी थी। तो ये अब पाकिस्तान देखिए, कई बार मैं आपके चैनल पर कह चुका हूं सुमित, कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद का जन्म स्थान है। और जब आपने आतंकवाद वहां पर बनाया है, ये जो भारत के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी है, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक्सटेंड कर रहे हैं का मतलब ये बताना चाहता हूं कि ये अभी नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, 71 से पहले था। नागा रेबेल्स के ट्रेनिंग कैंप थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये बात हमेशा से चलती चली आ रही है। 33% से 8% रह गया हिंदू वहां पर, ये रातों रात नहीं हुआ है। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि यही पॉइंट, बिल्कुल रातों रात तो हुआ नहीं। और इस्लामिक जिहाद वाली सोच जो है, वो सोच हमेशा से रही है। हम आप देख नहीं पाए या उसको पहचान नहीं पाए। शायद ये स्थिति भारत में भी हो सकती है। डॉक्टर शरद कोहली जी, नमस्कार सुमित, मेरे सभी पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। बिल्कुल, अगर देखिए किसी चीज को अगर रोका नहीं जाए तो लाजमी बात है वो बढ़ती जाएगी। और जो हमने देखा, जब हम 33% से 8% पे हिंदूज वहां माइनॉरिटी में आ गए, तो लाजमी बात है इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और किसी ने देखा नहीं कि ये क्यों कम हो रहे हैं। और मुझे लगता है, देखिए, जहां तक अब इसको कंट्रोल करने की बात है, मुझे लगता है बांग्लादेश ने, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, रेसिपी फॉर डिजास्टर। और अगर वो पाकिस्तान की मानसिकता को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जो इस नर्सरी का मेरे प्रिय पैनलिस्ट ने जिक्र किया, उस नर्सरी को वो देख रहे हैं, उसमें से नर्सरी से उपजी हुई फसल को अपने यहां लगा रहे हैं और उसको पनपने दे रहे हैं। अगर उसको देख के भी पाकिस्तान की आर्थिक हालात को, मैं अर्थ जगत से आता हूं, और मुझे लगता है इसको दो तरीके हैं दबाने के। पहला तरीका तो आप इसको मिलिटरीली या सरकार की सख्ती से, सरकार के नियमों से इसको दबाया जाए। पर दुनिया भर में देखा गया सुमित कि ये तरीके कामयाब रहे आंशिक रूप से, पूरी तरह से ये तरीके कामयाब नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अभी भी बांग्लादेश में जो लोग ये जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं, वो ज्यादातर बांग्लादेश की जनता नहीं है। वो मुझे लगता है चंद लोग हैं जो कि यूनुस साहब की शय पर या यूनुस साहब के प्रोटेक्शन में जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी की जो जनता है, और बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बांग्लादेश तरक्की की राह पे था। बांग्लादेश का एग्जाम्पल सुमित उन देशों में दिया जाता था जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, जिन्होंने उनका टेक्सटाइल सेक्टर की दुनिया भर में चर्चा होने लगी थी। जहां पर लोग बेरोजगार थे, वहां फैक्ट्रियां लग गई थी, नए नए उद्योग खुल गए थे। भारत से, उसका आप मानेंगे नहीं, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से इंडिया में, वो 27-28% प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा था। और भारत से जो जाता है वहां पर, वो तो 14% की रफ्तार से बढ़ रहा था, 14-15, पर वहां से 27-27। तो आप देखें कि किस राह पे था और कैसे एक सत्ता परिवर्तन से इतना बड़ा बदलाव आ गया। यही तो मैं कह रहा हूं कि चंद लोग, डॉक्टर शरद कोहली जी, ये चंद लोग जो हैं, या चंद जहरीले सोच रखने वाले, जहरीले भाषण देने वाले मौलाना, ये मुल्ला मौलाना मिलकर जो हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर मुल्ला मौलाना मिलकर अगर बांग्लादेश में इतना उत्पात मचा रहे हैं और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी खामोश है, भारत डिप्लोमेसी चैनल के जरिए बातचीत या तमाम चीजों के विकल्प ढूंढ रहा है, ऐसे में ये यहां पर इस्लामिक जिहाद सोच रखने वालों के साथ क्या डिप्लोमेसी काम करती है क्या, संजीव श्रीवास्तव जी? हम तो डिप्लोमेसी तो मुझे लगता है कि एक देश, एक राष्ट्र के साथ होने चाहिए।
ये तो इस्लामिक जिहाद वाली सोच रखने वाले चंद मुल्लों मौलानाओं की सरकार है या कट्टरपंथियों की सरकार है। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को इस बात की बधाई दूंगा कि आपने ये महत्वपूर्ण विषय इस चर्चा में रखा। और जो रेडिकल इस्लामिस्ट सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो शैतानी ताकतें जिसे मैं कहता हूँ, आसुरी शक्तियां कहता हूँ, वो एक गहरी साजिश पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध, पूरी मानवता के विरुद्ध रच रहे हैं, जिसमें कि बांग्लादेश तो है ही। और मैं यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर भी इसी तरीके के रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं जो कि अनेक तरीके की साजिशों में संलग्न है, और वो सामने तो नहीं आते, लेकिन उन्हें तरह तरीके के सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड कराया जाता है। अभी हाल के समय में आपके चैनल पर भी सुमित जी हमने डीप स्टेट की चर्चा की है। डीप स्टेट में जो लेफ्ट और लिबरल जो तथाकथित सोच रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो भी इन रेडिकल इस्लामिस्ट को अपना पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या अन्य जगह पे हो, पूरे विश्व समुदाय का जो डीप स्टेट है वो इन रेडिकल इस्लामिस्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ये जो एक जो साजिश है, एक बहुत ही गहरी साजिश है, और पूरी मानवता जो आज इतने के समक्ष ये मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे बड़े संकटों में एक है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस विषय पर जिस तरीके की सजगता, जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके से इसे काउंटर करने की रणनीतियां अपनानी चाहिए थी, वो अपनाई नहीं जा रही हैं। हाल के समय में जब मैंने ये देखा, कल विदेश सचिव जा रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि इस दौरे से ये इस्लामिक जिहाद सोच रखने वाली सरकार और मोहम्मद यूनुस सुधरेंगे? देखिए सुमित जी, एक बात मैं और भी कह लूं कि ये जो पूरा विषय है जो हमारी संसद में उठाया गया सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा, और संबित पात्रा जी ने भी इसके बारे में अपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से विचार रखे। मैं उन दोनों भारत के नेताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के विषयों की और अधिक से अधिक चर्चा पूरे पब्लिक डोमेन में हो, मीडिया में हो, संसद में हो, ताकि इसके विषय में जो डीप स्टेट की साजिशें हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जो साजिशें हैं, उसके बारे में और अधिक से अधिक सजगता आए और एक्शन हो। लेकिन सुमित जी, आपने अब दूसरा जो प्रश्न किया है, जहां तक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात है, तो देखिए सुमित जी, भारत की विदेश नीति संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से आगे बढ़ती है। मालदीव्स में भी ऐसी स्थितियां बनी थी, हालांकि वहां पर कोई सरकार अबदस्त नहीं की गई थी, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर भी पैदा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तब भी इस नए भारत ने मालदीव्स के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बना करके रखा। और मालदीव्स, अगर आपका कोई मित्र, कोई छोटा भाई किसी गलत रास्ते पर जाता है, तो उसके सिर पर बंदूक नहीं मार दी जाती है, गोली नहीं चला दी जाती है, जैसा कि रशिया ने गलती कर दी यूक्रेन के संदर्भ में, बल्कि उस राष्ट्र को किस तरीके सर, अगर से लेकिन वो आपको अगर मारने पर उतारू हो जाए तब क्या कीजिएगा? तब भी क्या समझाने की तब स्थिति भिन्न होगी, और तब भारत भी, तो वो स्थिति आपको नजर नहीं आ रही है क्या कि वो अब वहां पर सिर्फ हिंदुओं पर हमले की बात नहीं है, अब वो आतंकियों को वहां पर, पाकिस्तानी आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान से जो अब रोहिंग्या आतंकियों, इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप एयरबेस को अलर्ट करना, इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई जो भी है। मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा कि क्या पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया, उसी तर्ज पर बांग्लादेश भी आतंकियों का देश बन जाएगा और हम उसका इंतजार करते रह जाएंगे और देखते रह जाएंगे? सुमित जी, भारत की बहुत क्लोज वॉच है, और पाकिस्तान की राह पर तो बांग्लादेश चल पड़ा है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। अंतरिम सरकार जो है नाकाम है, या उससे वो शह देने का ही कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी आशा की जो किरण है वो कहीं न कहीं मौजूद है। भारत इसी वजह से हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री वहां की यात्रा कर रहे हैं। यदि स्थितियां इतनी विकट हो चुकी होती तो जाहिर है कि भारत अभी तक कोई बड़ा कठोर कदम उठा सकता था, और भारत के पास सारे ठीक है हिमांशु, जल्दी से, ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं आपके पास जी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत सीधी सी बात है, पहले काम होता है डिप्लोमेसी से, समझावट से, फिर होता है इकोनॉमिक ब्लॉकेड। जो दोनों चीजें हम कर रहे हैं, कल जो हमारे विदेश सचिव जा रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि एक अंतिम वार्निंग देने जा रहे हैं कि भैया अब ये बंद नहीं होगा तो फिर आप भारत का रौद्र स्वरूप देखेंगे। उससे पहले वो लोग तुर्किया से ड्रोन खरीद के भारत की बॉर्डर पे तैनात करते।
एक ड्रोन का नाम है बायर कट्टर, BTB-2। बिल्कुल हम नाम दिखा के। रहे हैं लगातार। हाँ, वो ड्रोन की हाँ, तस्वीर वो भी दिखाई। बायर कट्टर TB-2 ड्रोन वो उड़ा रहे हैं। भारतीय BSF ने एक ड्रोन गिरा भी दिया है, जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किसको डरा रहा है, सुनिए भैया, ये बड़ी मजे की बात है। और यही मजे की बात है, इस्लामिक कट्टरवाद में वो ऐसा समझते हैं कि वो जो भी कुछ करेंगे वो कर सकेंगे। देखिए, रजाकार की जहां तक बात है, जो कोई जिक्र कर रहा था, हमारे पैनल में जो है वरिष्ठ आर्मी के बंधु, वो बता पाएंगे कि रजाकार 1971 में भी थे पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। तकरीबन 25 से 30% ऐसे लोग हैं जो कट्टरवाद में यकीन रखते हैं, मगर बाकी के जो लोग हैं वो उनको रोक नहीं पा रहे इस समय। और यही बदौलत, इसी वजह से आज जो हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना हो रही है वो हो रही है। देखिए, लिप सर्विस सब देते हैं। लिप सर्विस यूएसए भी आई कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद करो, मगर उनके लिए किसी ने ठोस कदम लिया? नहीं लिए। ठोस कदम हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेज से लेना चाहते थे कि जिससे युद्ध की जैसी नौबत न आए। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज क्या ये एक विकल्प है हिमांशु जी? ये आप ये मानते हैं? और मैं ये जवाब लूं उससे पहले क्योंकि बात आज मैं कर रहा हूं कि इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक जिहाद, तो देखिए कैसे मौलानाओं की जहरीली सोच होती है, कैसे वहां पर कट्टरपंथियों की सोच होती है, कितने जहर उगलते हैं। वहां पर एक अदना सा बौना मौलाना है, 3.5 फीट हाइट है वो बौना मौलाना। जरा उसका नाम मैं बता दूं, उसके बारे में जरा परिचय दे दूं, जरा बताइए। मौलाना जो 3.5 फीट का बौना मौलाना, उसका बयान आया है, वो बयान लगाइए एक बार बयान चलाइए और उसके बारे में जरा मैं डिटेल में भी बताता हूं। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় বিপর্যয়কারী হচ্ছে ইসকন। ইসকন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো রূপ ধারণ করেছে। আমি যখন আজকে ঢাকা থেকে আমি রাজশাহী तो रफीकुल इस्लाम मदनी ये नाम है, 28 साल मदनी, 28 साल का। जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए, उसकी तस्वीर अगर है तो वो दिखाइए। विवादित बयान देकर कट्टर छवि बनाई, बांग्लादेश का कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक है, हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया। 28 साल मदनी, शिशु वक्ता के नाम से जाना जाता है। मदनी महज 3 फीट 4 इंच का है। यही जरा इसकी आवाज सुनाइए। মুসলমানদের কথা এখন তরবারির ভাষায় হবে, আইদু লাহুম মাসতাতাতুম মিন কুওয়া ওয়া মিন রিবাতিল খাইল তুরহিবুনা বিহি আদুওয়াল্লাহি ওয়া আদুওয়াকুম। সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলতেছি, হাসিনা সরকার এখন নাই। স্পষ্ট ভাষায় ইসকনকে যদি নিষিদ্ধ করা না হয়, হেলাল সরকার এই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলতেছি, অবজ্ঞা করার সুযোগ নাই। রাজনৈতিক খেলা খেলার সময় নাই, কামকাজের সময় নাই। ইসকনকে যদি বাংলার জমিনে আগামী 2-1 দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ না করা হয়, ইসকন আমাদের একটাকে ফেলছে, আমরাও টার্গেট করে এদের একটাকে ফেলবো। কথা একেবারে ক্লিয়ার। আমরা এগুলো ভয় করি না, পরোয়া করি না। আঙ্কেল বলেছেন দীর্ঘ প্রায় 3 বছর আপনাদের এলাকার সন্তান আব্দুল সালাম পিন্টু সাহেবের সাথে কারাগারে ছিলাম। আপনাদের এই এলাকার সন্তান আলহামদুলিল্লাহ হাসিনার প্রেতাত্মারা নতুন করে ইসকনের মাথায় ভর দিয়ে, এই যুব সমাজে, এই যুবক ভাইরা, ভলান্টিয়ার দরকার নাই প্লিজ, বুঝতেছেন না। আমি খুতবা বাদ দিতে চাইছিলাম, আমার বাড়ি বা চাপাতি মিয়া সাইফুল ইসলাম ভাইকে যেভাবে 3 फीट का जो পান্ডাগুলোকে ওইভাবে কুপানো গিয়া। तो ये आप दिखाते रहिए क्या क्योंकि बंगाली में है तो हिंदी में जो क्या कहा, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाना होगा, नहीं तो हम तलवार से काट देंगे। मदनी 3 फीट 4 इंच का इस्लामी शासन की पैरोकारी करता है और कह रहा है कि धार्मिक अभ्यास का समय नहीं है, समय इस्कॉन से लड़ने का है। उन्हें हम एक एक करके मार डालो। अब ये हिफाजते इस्लाम संगठन से जुड़ा हुआ है। हिफाजते इस्लाम किसके इशारे पर काम करती है? ISI के, जमात इस्लामी और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से संबंध है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं
कि ये सब कुछ इस्लामिक सोच रखने, इस्लामिक जिहाद वाली सोच वाली ये लोग हैं। ये देखिए मौलाना इतनी धमकी दे रहा है कि तलवार से काट डालो। हिमांशु भट्ट जी, काट डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, वो करेंगे। देखिए वो एक भी मोमेंट नहीं चुकेंगे आपको उकसाने के लिए। अभी आपको जो रिस्पॉन्स देना है वो बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स देना, नाप तोल के देना है, क्योंकि जैसे ही भारत की शक्ति उनके ऊपर आएगी उन लोगों से सहा नहीं जाएगा। इट माइट नॉट टेक अस अ फ्यू वीक्स टू फिनिश देम ऑफ, मगर वो बात नहीं है। बात यहां पर यह है कि ये जो इस्लामिक सोच है कट्टरवाद, वो इस्लामिक सोच जब भारत में तकलीफें पैदा करेगी, और अगर भारत एक्शन लेगा तो वहां पर जो 8% हिंदू बचे आज, तकरीबन 1,30,00,000, उनकी क्या हालत होगी? बांग्लादेश के हिंटरलैंड के अंदर जो लघुमती है उसकी क्या हालत होगी? क्योंकि भारत जब अपने फोर्स को इस्तेमाल करेगा तो वो चींटी की तरह मसल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चींटी की तरह जब बांग्लादेशी सेना को मसलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया जो आएगी, वो प्रतिक्रिया वहां के हिंदुओं के ऊपर और भीषण तरीके से आएगी। तो भारत को वो मसले को पहले सोचना है। ठीक है, और शायद सरकार कर रही है वो। ठीक है, ये बिल्कुल शायद सेंसिटिव सरकार वो आपने कर जो रही बात कही कि अगर हम कुछ कड़ा एक्शन लेते हैं तो फिर वहां जो हिंदू हैं उन पर और ज्यादा उसका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये फिर अनुज माथुर जी, आप चूंकि आर्मी में रहे हैं, मेजर जनरल, और युद्ध एक आमने सामने का होता है जिसमें आप जंग बॉर्डर पर होते हैं, सामने आप दुश्मन है, ओपन फायर करना है, मारना है, मरना है। लेकिन इस तरह इस्लामिक सोच वाले लोगों से या जहरीले सोच वाले 3.5 फीट के मौलाना जैसे लोगों के साथ कैसे युद्ध लड़ा जाए? देखिए सुमित, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो युद्ध होता है वो सदैव 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ने की आवश्यकता होती है। पहला फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट, हमने उसके बारे में बात कर ली। आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट करें, वो भिखारी पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है ये खुद वो नहीं जानते, उनको समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं बता सकता हूं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर। आपको वहां जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसको सही प्रकार से मुझे लगता है हाईलाइट करने की आवश्यकता है। देखिए आपको मैं बताता हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत बड़े मिलिट्री रिलेशनशिप्स रहे हैं। बहुत उनको हम उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग करते हैं, हमारे वहां जाकर के ट्रेनिंग करते हैं, और भी कई लेवल्स पे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हमारे यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। तो आज भी एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन इंडिया में जिनमें कि सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो कि उनसे बातचीत मुझे लगता है कि सही बताने में सक्षम होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 वर्ष पहले 16 दिसंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में एक लेक्चर था मेरा, उसमें हमने एक मुक्ति वाहिनी के सोल्जर जिसने लड़ाई करी मुक्ति वाहिनी के साथ, उसको ऑनलाइन जोड़ करके वहां मिलाया था। तो ऐसे लोग भी बांग्लादेश में हैं, और मुझे ये लगता है कि जो रेडिकल इस्लाम की जो सोच वाले लोग हैं उसमें काफी परसेंटेज जो है वो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो तीसरा जो होता है वो ग्राउंड वॉर होती है, और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता आएगी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। डॉक्टर शरद कोहली जी, जो पहला उन्होंने कहा अनुज माथुर जी ने कि भाई इकोनॉमिक ब्लॉकेज, तो तब तो फिर आप बताइए कि अब तक हम क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमें ज्यादा नुकसान है? बिल्कुल नहीं। हम तो $2 बिलियन का आयात करते हैं, वो उन्हें $12 बिलियन का वहां पर सामान हम भेजते हैं, करीब करीब जो आंकड़े हैं। बिजली भेजते हैं हम, पेट्रोलियम उत्पाद भेजते हैं, अनाज भेजते हैं, और ये सब कुछ अगर बंद करते तो भूखे मरने पर आ जाएगा बांग्लादेश। ये जो मौलाना ये जो अनाज खा रहे हैं, कहाँ का खाकर जहर उगल रहे हैं? देखिए सुमित, भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी रही है, और बहुत लंबा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, बहुत ही गहन नेबर है। बांग्लादेश का अस्तित्व भी भारत की वजह से, बांग्लादेश इस बात को भूल गया कि अगर वो आज बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, तो इस वजह से है क्योंकि भारत है। तो वो इस बात को भूलकर, और इकोनॉमिक सैंक्शंस की जहां तक बात है, भारत का ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश से। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है, मैं इंडियन न्यूज के दर्शकों को साधारण भाषा में, कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को कोई नुकसान नहीं है,
ये जो मैंने अभी आपको फिगर्स दी थी जब मैं पहले बोला था, वो थोड़ी जब से ये अशांति फैली है तब से ये फिगर्स नीचे भी आ गई हैं। ये बात सच है। पर ये भी सच है कि बांग्लादेश जो सामान भारत से लेता है, अगर उस सामान पर पाबंदी लगा दी जाए, और वो जिसमें वेजिटेबल ऑयल से बहुत लंबी फेरिस्ट है, खाने पीने का सामान है, ग्रोसरीज है, ये मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, जरा ये ग्राफिक्स जरा मैं वॉल पर, मैंने जो आंकड़े हैं शरद जी, मैं बिल्कुल उस पर रिएक्शन चाहूंगा। कुछ जो आंकड़े हैं वो जरूर यहां पर दिखाना जरूरी है। अब तक 2023-24 का आंकड़ा मैंने निकाला है और ibef.org है, अब उस वेबसाइट पर ये आंकड़े उपलब्ध हैं। तो उन आंकड़ों के मुताबिक देखिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्या ट्रेड रिलेशन है, और उसके बाद शरद जी आपका जरूर एक्सपर्ट व्यू इस पर चाहूंगा। ग्राफिक दीजिए। बांग्लादेश अगर भारत सामान भेजना बंद कर दे तो क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भारत है, और भारत बांग्लादेश के बीच $14 बिलियन का व्यापार है। $14 बिलियन का व्यापार, और इसमें $12 बिलियन का जो सामान है भारत निर्यात करता है, यानी बांग्लादेश को भेजता है, और $2 बिलियन का हम आयात करते हैं सिर्फ। इसमें सामान की लिस्ट भी बहुत ऐसी है, करीब करीब 6000 से भी ज़्यादा सामान है। उसमें प्रमुख सामानों की बात करें तो बांग्लादेश गेहूं, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली भारत से लेता है। ये प्रमुख चीज़ हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं। 2023-24 में बांग्लादेश को 6052 वस्तुओं का निर्यात किया गया, और वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश को निर्यात का आंकड़ा $12.20 अरब इतने का सामान वहां पर भेजा गया। $816 मिलियन का तो पेट्रोलियम उत्पाद भेजा गया, सिर्फ $816 मिलियन का। उसके अलावा $556 मिलियन का अनाज, $531 मिलियन का के सूती कपड़े भेजे गए। ये सामान अगर हम भेजना बंद कर दें, $430 मिलियन के केमिकल्स, 1.02 अरब के जो धागे होते हैं वो भेजे गए। और जबकि बांग्लादेश से हमने कितना मंगवाया, $2 अरब के सिर्फ 1100 सामान मंगवाया। तो बांग्लादेश को बिजली भी हम बड़ा हिस्सा में देते हैं, एनटीपीसी का वहाँ पर हमने प्लांट लगाया हुआ है। अडानी ग्रुप भी बिजली सप्लाई करती है। बिजली बिल नहीं चुका पाने के कारण अभी अडानी ग्रुप ने अल्टीमेटम भी दिया था, जिसके बाद आधी कटौती भी कर दी गई बिजली सप्लाई में। तो ये आंकड़े हैं, 1320 मेगावाट का पावर प्लांट हमने लगा रखा है, एनटीपीसी ने लगा रखा है। तो हमारी बिजली, हमारे अनाज, और बांग्लादेश अगर आंख दिखा रहा है और वहाँ का जो मौलाना है वो धमकी दे रहा है तलवार से काटने का, तो खाली पेट तो धमकी नहीं दे रहा होगा, खा पी कर, तो वो अनाज यहीं का खाकर, तो हमारा अनाज खाकर जहर उगल रहा है। अब शरद कोहली जी, इन आंकड़ों के जरिए मैं ये समझना चाहूँगा कि बांग्लादेश तो ठप हो जाएगा अगर हम ये एक्शन ले, यही हमारी जीत हो जाएगी। सुमित, इसमें दो बातें हैं। जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं, और $14 बिलियन के आसपास का बायलेटरल है, पर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि जो मौलाना है या जो जिहादी मानसिकता है वो अर्थशास्त्र से कोसों दूर है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता अन्न खा पाए ना खा पाए, उनको कोई मतलब नहीं है आम जनता को उनके जरूरत की दवाइयां तक मिले या ना मिले, उनको इससे भी मतलब नहीं है। पहला बात। दूसरी बात बहुत जरूरी जो देखने वाली है, आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या वो भूखों मर जाएंगे, क्या उनका गुजारा नहीं चलेगा। इसका जवाब पार्टली ना है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि चाइना तैयार खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त चाइना तैयार खड़ा हो जाता है। जहां भी भारत के ऐसे संबंध होते हैं, ये जितनी भी आइटम की लंबी लिस्ट फेरिस्ट है, चाइना के पास ये सारी चीजें मौजूद है, और चाइना फौरन आके वो चीजें उनको देना शुरू कर देगा। और मौलानाओं को मैं आपको ये भी बता दूं, इन जिहादियों को चाइना की कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बैकिंग भी रहती है। इनको मालूम है कि चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है कि कोई बात नहीं, अगर भारत नहीं करेगा हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, आपने जो अपना एजेंडा चलाना है आप चलाइए, आपने जो करना है वो करिए। तो मुझे लगता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अपार्ट फ्रॉम कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, इस सामान का एक्सपोर्ट बंद करे, रोके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पूरा का पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। जिन जिन देशों से बांग्लादेश डील करता है, चाइना के अलावा भी, उन देशों को जाके वहां की असलियत बतानी पड़ेगी, वहां हिंदुओं पर क्या। और भारत आज वो साख रखता है सुमित, भारत में आज वो दम है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मुहिम चला सकता है, अपने साथ देशों को खड़ा कर सकता है। तब जाके बांग्लादेश का गला घुटेगा। केवल भारत के एक्सपोर्ट रोकने से मुझे अंदेशा है इस बात का सुमित कि चाइना इसकी भरपाई शीघ्र अतिशीघ्र कर देगा, जिससे भारत को वो ये जतलाएगा आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत को इन दोनों स्तरों पर काम
एक साथ करना पड़ेगा, तभी इसका हल सुमित निकलकर आएगा। तो इसका मतलब फिर बात घूम कर आ गई वही डिप्लोमेसी। तो संजीव श्रीवास्तव जी, तब तो फिलहाल हम इकोनॉमिक जो ब्लॉकेज है वो नहीं कर सकते हैं, उसका खतरा है कि चीन के पास बांग्लादेश चला जाएगा, और चीन अगर इस एरिया में एक्सेस ले लेता है तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर, और बांग्लादेश की किसी ज़मीन पर जिस तरह की विस्तारवादी नीति चीन की रही है, तो फिर हम मुहिम जो चलाएं या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, दूसरे देशों में जाएं और ये मुहिम चलाएं, तो इस मुहिम का असर मुझे लगता है कि ऑलरेडी है। अमेरिकी संसद में ये मसला उठ रहा है, ब्रिटेन की संसद में मसला उठा है, और तुलसी गबार्ड जैसी हिंदूवादी लीडर, मैं कहूँगा बिल्कुल हिंदूवादी लीडर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई। वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में यूएस इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने जा रही हैं। तो इसका मतलब कि 20 जनवरी से तस्वीरें अपने आप बदल जाएगी। जी जी, देखिए बिल्कुल मैं शरद कोहली जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी बातों को इंडोर्स करता हूँ कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स को, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को भी बनाए रखना होगा, और एट द सेम टाइम जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, भारत है, अमेरिका है, अन्य राष्ट्र हैं, वो सभी मिल करके इस बात का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाए कि वो सरकार अपना दायित्व ठीक तरीके से निभाए, वहां पर हिंदू कम्युनिटी की रक्षा जो है सुनिश्चित करे, कानून का शासन स्थापित करे, और जल्द से जल्द चुनाव वहां पे कराए जाए। और बांग्लादेश में जो वहां के समाज के साथ जो भारत का जो एंगेजमेंट है, वहां की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वर्तमान समय की या भविष्य में भी अगर कोई आती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार उनके साथ एंगेजमेंट्स बनाए रखेगी। अभी भी आप देखिए तो बांग्लादेश में हाल के समय में जो इतना उथल पुथल हुई, उसके बावजूद भी हमारे जो हाई कमीशन बांग्लादेश में ढाका में जो मौजूद अधिकारी हैं, वो लगातार इस अंतरिम सरकार के साथ भी संपर्क में रहे हैं। और जाहिर है कि हमने शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री को अपने देश में शरण भी दी है। भारत का बांग्लादेश में एक बहुत ही हाई स्टेक है, और एक भारत के ही वजह से बांग्लादेश जैसा ये राष्ट्र अस्तित्व में आया था। और एक बात मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अवश्य यहाँ पे कहूँगा कि जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है बांग्लादेश के विषय को लेकर के, जो भारत के जो संवाद हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि भारत बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ है, न कि भारत बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ है। और भारत जाहिर है कि बांग्लादेश में सारे जो लोग हैं कट्टरपंथी नहीं है। बांग्लादेश में जो अवामी लीग की जो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो कैडर्स हैं, जाहिर है कि आज वो भी इन कट्टरपंथियों से प्रताड़ित हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अलावा जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, वो भी हमलों का शिकार हो रहे हैं। तो जाहिर है कि बांग्लादेश की ये जो कट्टरपंथी हैं, या वहां की जो ये गैर निर्वाचित जो सरकार जो कि बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो पूरे बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तब तक वहां की सरकार को एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता, और वहां पर चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन चुनाव तो तब होगा जब अवामी लीग पार्टी को, तो मेरा इसका मतलब यहाँ पर ये जो बीएनपी है, खालिदा जिया कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं, मोहम्मद यूनुस तो मोहरा है। निसंदेह खालिदा जिया की शह है, खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, उसकी भी पूरी इस पूरे घटनाक्रमों में एक शह रही है। बीएनपी का जमायते इस्लामी बांग्लादेश से गहरा संपर्क रहा है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का एक जो मंत्री, जो ये सरकार, ये जो संगठन है कट्टरपंथी संगठन, ये बीएनपी सरकार में भी शामिल रहा, और बीएनपी के अनेक अन्य जो कट्टरवादी तत्वों के साथ संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, शेख हसीना को अपदस्थ किया जाना, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर देना, उसके पीछे बीएनपी की भी एक शह रही है, उसकी भी संलग्नता रही है। और कट्टरपंथियों के सामने रखकर फिर हिमांशु भट्ट जी, फिर हम किस चुनाव की बात कर रहे हैं? अवामी लीग को आप लड़ने नहीं देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को मारेंगे पीटेंगे, तो फिर चुनाव करवाते आप बिना चुनाव के ही मान लीजिए कि ये बीएनपी की सरकार है। नहीं, अभी तो देखिए हिमाकत देखिए, वो मोहम्मद यूनुस की नोबेल लॉरियट जो आप बोल रहे हैं ना वक्त में, वो एक्चुअली एक मोहरा है डीप स्टेट का। क्लिंटन फाउंडेशन को उसने $1,45,000 अपने नोबेल पीस प्राइज में से हिलेरी क्लिंटन को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। तो इनकी हकीकत समझ लीजिए, ये एक मोहरा है। अभी वहां पर वो तो आके बोल रहा है कि मैं तो पहले 6 साल तक चुनाव नहीं करूंगा। उनकी उम्र ही 82-83 साल की है। देखिए ये लेफ्टिस्ट जो है ना,
लेफ्टिस्ट लिबरल वहाबी कबार जो पाकिस्तान के अंदर पनपा, उनके साथ में अभी बांग्लादेश के अंदर पूरा का पूरा पनप चुका है। आज स्थिति वो है कि वहां पर 25-30% ये लेफ्टिस्ट लिबरल वहाबी कबार होने के बावजूद जमायत इस्लामी और हिजबुल तहरीर जैसे कट्टरवादी संगठन अपना घर बना चुके हैं। और जब मैं हिजबुल तहरीर की बात कर रहा हूं, समझ लीजिए ये पाकिस्तानी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी आइसिस और अलकायदा से मिलती हुई आइडियोलॉजी है। जहां तक ये बात आती है, आपको समझ के चलना चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू विरोधी दिखाव होते हैं वहां पर आपको आइसिस के फ्लैग मिलते हैं। मतलब क्या हो गया इसका कि भारत को चारों तरफ से सुलगा के रखो। देखिए ये डीप स्टेट का एक बहुत गहरा एजेंडा है और यहां हमारी एग्जामिनेशन हो रही है कि हम कितनी धीरज रख सकते हैं। हमारे भाइयों को बचाना जरूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं 20 जनवरी के पहले कुछ ऐसी बड़ी वारदात ना हो जाए कि जिसकी वजह से विश्व के अंदर एक पलीता छाप दे। लेकिन एक बात हिमांशु जी, नोबेल पुरस्कार बांटने वालों पर भी सवाल है आज, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के विजेता मोहम्मद यूनुस है ना, तो अब तो लग रहा है कि किस आधार पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को। उस वक्त उनको दिया था, माइक्रो फाइनेंसिंग का एक सिस्टम बनाया था बांग्लादेश के अंदर, जिसके जरिए बांग्लादेश के गांव गांव तक वो फाइनेंसिंग पहुंचाने वाला था। मगर उसका क्या हुआ और उसमें उसने कितने पैसे लूटे वो एक अलग विषय। या फिर वो अलग नेटवर्क उन्होंने कट्टरपंथी और जमातियों का नेटवर्क बैठाया था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन मैं ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता वो अब कैसे बने, लेकिन ये सवाल तो है कि नोबेल पुरस्कार दिया किस आधार पर जाता है। अगर मोहम्मद यूनुस ऐसे आतंकियों की सरकार के मुखिया हैं और कट्टरपंथियों की सरकार के मुखिया हैं, तो फिर ऐसे लोगों को शांति का पुरस्कार बांटने वालों पर तरस आता है। सवाल आजकल तो ये तकरीर बन गई है भैया जी, सुन लीजिए। हाँ। ये बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, वो जो सब है ना, हाँ। वो सब मिले किसी को तो समझ लेने का कि उनको रिजीम चेंज के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, मैं उसके 5 उदाहरण अभी भी दे सकता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर अपने ही देश में है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं सर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने ही देश में, मैं चूंकि इस्लामिक जिहाद पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये सोच खतरनाक है। बांग्लादेश खतरनाक नहीं है, मोहम्मद यूनुस खतरनाक नहीं है, ये कट्टरपंथी इतने खतरनाक नहीं है। आप इन्हें मारेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। हिजबुल्लाह खत्म कभी नहीं हो सकता है। नसरल्लाह को मारा इजराइल ने, एक और पैदा हो गया, एक और पैदा हो गया, वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी इस्लामिक जिहाद की जो सोच है, सोच क्या है, जो तुलसी गबार्ड ने कहा कि सोच ये है कि गैर मुसलमानों को इस धरती पर रहने का हक नहीं है, गैर मुसलमानों को अपना गुलाम बना लो, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लो। इस सोच वाले तो अपने देश में भी हैं हिमांशु जी, उनका क्या करें। और इस सोच के सहारे सियासत करने वाले, और तरस ये आता है और आश्चर्य और गुस्सा भी कि गाजा पर ट्वीट करने वाले नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, विपक्ष के ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा करने वाले हैं बॉलीवुड के तमाम जो अभिनेता हैं। आज बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, खामोश हैं, चुप हैं। नहीं, वो नहीं बोलेंगे सर। तो रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देने वाले तो अपने यहां हैं सर। वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माफ कीजिएगा मेरा अगर बुरा लगा किसी को तो, मगर ये हकीकत है। अपने यहां भी 0.5 फ्रंट जो हम बोलते हैं ना इंटरनल, वो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है भारत सरकार का। इसलिए मैंने बताया कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, हमें सोच के समझ के चलना है। यहां पर भी जो इलीगल बांग्लादेशी घुस के आए उसकी संख्या क्या है, क्या समझते हैं आप? आप देश के 50 बड़े शहर ले लो, पहले 1 नंबर से 50 नंबर तक। हर एक शहर के अंदर आपको कम से कम 1-1 लाख बांग्लादेशी इलीगल मिलेंगे। ये सब पहुंचे कहां तक, कैसे पहुंचे? जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल बांग्लादेशी पहुंच गए, रोहिंग्या पहुंच गए। किसने पहुंचाया, किसके समय में पहुंचे? अब उन रोहिंग्याओं का जो है बिजली पानी काटा गया है तो बिलबिला है। वो तो बताने के लिए 10, 12, 15 रोहिंग्याओं का, मगर वो जो एक आंकड़ा है ना जो इलीगल बांग्लादेशियों का, उनके साथ क्या हादसा हो रहा है आज?
मैं भिजवा दूंगा। जब तक तो सवाल अनुज माथुर तक जी, उनसे डील नहीं ठीक है। करोगे आप, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत सही तरह से उनको डील करना हम पड़ेगा। खतरा अगर बांग्लादेश में देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस या वो खतरा तो हमारे अंदर भी है, और अब फिर इंतजार हम कर रहे हैं उस खतरे को बढ़ते हुए देखते हैं, या एक छोटा सा उसके उदाहरण जरिए दे दूं सियासत इसमें जी। करते हैं, और उसमें सियासी नफा नुकसान देखते हैं, फायदा देखते हैं, तुष्टीकरण होती है। लेकिन वो तो आप एक तरह से सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। दे रहे हैं ना, मगर हमारे विपक्ष ये कर रहे हैं। अनुज काफी माथुर जी, पक्ष- बॉर्डर पर आप क्या लड़ मुझे रहे ये हैं तो बताइए, कंबल जी, के अंदर पाकिस्तानी मैगजीन कैसे आया? हाँ बिल्कुल। मेरा सीधा सवाल है, पाकिस्तानी मेड का मैगजीन कैसे आया? हाँ, लगता है कि योगी पापा ने। संभल में अनुज योगी साहब माथुर ने- जी, आप युद्ध में सेना हमारी लड़ती है बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ अंदर में जो देश के दुश्मन हैं और दुश्मनों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका क्या करें? देखिए सुमित, मैं आपको फिर थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट देने की प्रयास करूंगा। जब बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा, वो 2.5 फ्रंट का जो आधा फ्रंट है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है। और सुमित जी, मैं आपके मार्फत आपके दर्शकों को श्योर करना चाहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस उस आधे फ्रंट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, हमें उनको जाकर के बांग्लादेश को ये समझाना चाहिए। मैंने सुना शरद जी को भी और उनको भी कि ये चाइना के लैप में चला जाएगा। अरे चाइना के लैप में चला जाएगा, चाइना से सामान आएगा कहां से? कहाँ से? बॉर्डर कहां है? पानी में आप बॉर्डर में पानी में आप लगाइए नेवल ब्लॉकेड। ये उनको समझा दीजिए कि 2 नेवी के जहाज बे ऑफ बंगाल में खड़े हो जाएंगे, आपका खाना पानी बंद हो जाएगा। तो ये बात वहां के लोगों को भी आप कह रहे हैं पता कि है। इकोनॉमिक ये ब्लॉकेज से जो- हल हो सकता है? बिल होएगा, वही तरीका है। आप देखिए, जब इतनी बुरी तरह से मार पड़ेगी उनको, तो अपने आप वहां के जो लोग हैं, जो अभी भी जो मुक्ति वाहिनी से लड़े हैं, वो जीवित हैं, उनकी ठीक है। संख्या है वहां पर। ठीक है, जो वहां ये पर बड़ी उस बात समय कही। जल्दी से भारतीय शरद सेना जी का- रिएक्शन में क्लोज करूंगा कि ये एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर तो वो चाइना से मंगवाएंगे कैसे? नहीं, देखिए सामान सुमित एयर डैश भी किया जा सकता है। अगर चाइना को वाकई भारत के कितना खिलाफ एयर मुहिम में? चलानी है तो कार्गो से भी आ सकता है, हवाई जहाज से भी आ सकता है। भले ही थोड़ा चाइना तो ऐसा है कि अपनी जेब से खर्च करके भेज देगा, पर भारत को मारने में पीछे नहीं हटेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये जो मानसिकता है ना, ये अर्थशास्त्र को नहीं देखती है। मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को। उनके मन में ये जो मानसिकता है, ये इकोनॉमिक्स से बहुत दूर है। उनको कोई परवाह नहीं कि आम जनता बांग्लादेश की उस ठीक पर है, क्या उनको बीतेगी। वही मैं उनको कह रहा इस हूं कि बात से पहले लेना नहीं है। इस्लामिक जिहाद की सोच इतनी जहरीली है कि वो खाली पेट है या अनाज है नहीं है, जी। हथियार होना चाहिए और हथियार भरपूर होना चाहिए, और गैर मुसलमान को मार दो, तलवार से काट डालो, मार डालो, ये सोच हमने बयान भी सुना। तो इस सोच को मारना जरूरी है, और सोच वाले लोगों को आसपास, अगर आपके आसपास हैं तो पहचानना जरूरी है, और ऐसे सोच वाले लोगों के बूते सियासत करने वाले नेताओं को भी पहचानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।